एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी स्टार्ट। ठीक है, हमने दो पहले चीज़ें स्टार्ट करी हैं, मतलब कि हम पॉलिटी भी पढ़ते जाएंगे और साथ में ज्योग्राफी भी पढ़ते जाएंगे। मुझे ज्योग्राफी इसलिए नहीं पढ़ानी थी, या फिर मैंने सोचा था कि ज्योग्राफी को हम बाद में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये ईजी लगती है और बन भी जाती है। लेकिन जैसा कि ये है कि हमारे जो चैनल पे अलग अलग राज्य से अलग अलग बच्चे हैं, ठीक है, स्टूडेंट हैं, तो उनको ज्योग्राफी का कोई नॉलेज नहीं है हमारी मध्य प्रदेश की, तो उनके लिए खास करके ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि क्या करें, जैसे ही ज्योग्राफी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये भौगोलिक ना होकर सबसे पहले राजनीतिक रूप से भी इसका नॉलेज होना चाहिए। कहाँ पे कौन सा जिला अवस्थित है ये तो आपको पता होना चाहिए। जैसे हम मालवा का पठार, अब हमने मालवा का पठार इधर है इधर है, हमेशा मैं PYQ में बताती रहती हूँ। तो उसमें पहली बात तो आपके अंदर ये इमेज आ जानी चाहिए कि मालवा का पठार किन जिलों के अंतर्गत आता है ना। यदि आप इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं कि मालवा का पठार एक्चुअल में कहाँ पर है, तो कैसे आप पे बनेगी। ठीक है, ज्योग्राफी को सबसे पहले पढ़ने से पहले जिलों की अवस्थिति देखो कि कहाँ पर कौन सा जिला है ना। जैसे अब हम सतपुड़ा की बात करें, यहाँ पर ये नीचे नीचे, तो ये इमेजिन कर लो कि कौन कौन से जिले आ जाएंगे। बड़वानी आ जाएगा, खंडवा खरगोन आ जाएगा, फिर होशंगाबाद आ जाएगा, है ना, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, इस प्रकार के पूरे जिले यहाँ पर आ जाएंगे। तो यदि जब हम बात करते हैं, जैसे हम ये नर्मदा घाटी की बात करें, यहीं पे जबलपुर आ जाएगा, नरसिंहपुर आ जाएगा, सीहोर, रायसेन, ये सारे के सारे अंतर्गत आएंगे। मालवा क्षेत्र की बात करेंगे तो अलीराजपुर, झाबुआ, मंदसौर, नीमच, है ना, उज्जैन, धार, ये सब आएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो कि जिलों की अवस्थिति कहाँ पर कैसी है वो याद कर लो, है ना। मध्य भारत का पठार जब हम बात करते हैं, भिंड, मुरैना, श्योपुर, है ना, तो ये जिले आपको पता होने चाहिए आगे से, तभी आप पर जो है ज्योग्राफी का असर बहुत अच्छे से रहेगा, मतलब कि आप पर बन जाएगी फिर। ठीक है, ओके, हम करने वाले हैं ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे दो रिक्वेस्ट हैं। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ में ये जो PDF है आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। दिया तो है डायग्राम, लेकिन हम खुद के तौर पे भी बनाएंगे एक छोटा सा डायग्राम। ठीक है, ये हमने हमारा मध्य प्रदेश बना लिया। ये हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में ये कौन सा क्षेत्र है, ये मालवा क्षेत्र है। यहाँ पर आपको दिख भी रहा है कि ये कौन सा क्षेत्र है। यदि हम यहीं पे जाएं तो सीधा हम इसी पे चलते हैं, तो कलर चेंज कर लेते हैं ये। ठीक है, इसको हम जूम आउट करते हैं। अब देखो, पहले हम देख रहे हैं कि मालवा की सीमाएं कहाँ से कहाँ तक हैं। अब जैसे कि ये देखो, यहाँ से यहाँ तक, तो देखो ये क्या हो गया, ये मालवा क्षेत्र है। ठीक है, इतना हमने मध्य प्रदेश को मालवा क्षेत्र में बनाया। ठीक है, फिर इसके बाद जब ऊपर की बॉर्डर को देखो, यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा क्षेत्र है ये मध्य भारत का पठार है, मतलब यहाँ पे भिंड, मुरैना से ऊपर सब कुछ आ जाएगा। फिर ये दतिया और शिवपुरी वाला बेल्ट है, थोड़ा सा लेके हम यहाँ तक बुंदेलखंड को बांटते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड को बांट दिया। फिर इसी के साइड से कौन सा गया है, रीवा पन्ना का पठार। फिर यहाँ पर हमने बघेलखंड को बांटा। फिर उसी के नीचे, अब जब हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, सतपुड़ा, मेकल, और बीच में क्या आ जाएगा, नर्मदा घाटी। ठीक है, इस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है। खुद के स्तर पे भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमने हमारे स्तर पे हमने कुछ बनाया, जैसे ये हमने मैप बनाया। ठीक है, प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। माना कि आपके पास समय नहीं है, लेकिन थोड़ा तो ज़रूर है। तो इसको देखो, जैसे हमने ये बना लिया। ठीक है, ये बनाया हमने, रफली डायग्राम बना लिया। यहाँ पर हम कहाँ जा रहे हैं, ये मध्य भारत का पठार है। ठीक है, इसके बाद कहाँ पे, ये बुंदेलखंड का पठार है। ये हमारा मालवा क्षेत्र का पठार हो गया। ठीक है, और फिर इसके बाद हमें पता था ना ये बुंदेलखंड का है, बगल बगल से ही रीवा पन्ना का पठार जा रहा है। ठीक है, या उसी को विंध्याचल पठार भी कहते हैं। फिर थोड़ा सा साइड से कौन जा रहा है, बघेलखंड का पठार, है ना। और नीचे से जब हम इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं तो ये क्या बन जाता है, सतपुड़ा का पठार, और बीच में कौन सा रहता है, नर्मदा घाटी। इस प्रकार से हम इसको बांटते हैं। ठीक है, आपको सिचुएशन इन सब की लोकेशन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तब जाके आपको ये याद होगा। अब मान लो मैं सतपुड़ा पर्वत कह रही हूँ आपसे, तो आप पता चले इमेजिन कर रहे हो कि नहीं ये हो सकता है नॉर्थ साइड हो हमारे मध्य प्रदेश का,
तो इस प्रकार से ये गलती ना करें, क्योंकि कभी कभी हम उसको इमेजिन करने पे ही आंसर देते हैं। जैसे हमने पूछा नर्मदा की जलवायु कैसी है, तो आपको याद आ रहा है ग्वालियर साइड का, आपको लग रहा है कि ग्वालियर में ये चीज़ है, तो फिर आप उस प्रकार से सोचेंगे भी ना तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। अब भौगोलिक विभाजन को जब हम बांटते हैं हमारे मध्य प्रदेश में, तो देखो ये रहता है मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश में ही 5 प्रकार से इन्होंने बांट दिया है। किन किन चीज़ों को लिया है इन्होंने, पहले तो मध्य भारत पठार बांटा है, ठीक है। अब हम इसी को जूम आउट कर लेते हैं। मध्य उच्च प्रदेश को लिया है उन्होंने और इन्हीं को 5 भागों में बांटा है। पहला है मध्य भारत का पठार, दूसरा है बुंदेलखंड का पठार, तीसरा है मालवा, चौथा है रीवा पन्ना और है नर्मदा घाटी, ठीक है। अभी देखो सतपुड़ा और बघेलखंड को नहीं लिया है इन्होंने। हम यहाँ पर इसको ड्रॉ कर रहे हैं और यहीं पे पुट कर दे रहे हैं, जिससे कि आपको जो है आपको इमेज बन जाए, ठीक है। अब क्या बोला है, मध्य भारत का पठार। हमने देखा था मध्य भारत का पठार यहाँ से कितना ऐसा था, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है ऊपर का, ये साइड जो है पूरा ये तो क्या आ जाएगा, ये मध्य भारत का पठार। फिर क्या बोला है उन्होंने, सेकंड बोला है कि बुंदेलखंड का भी पठार। तो जो हमें पता है मध्य भारत के पठार से ही साइड से क्या निकला है, ये बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आ जाएंगे, जैसे दतिया भी आ जाएगा, टीकमगढ़ भी आ जाएगा, पन्ना, छतरपुर, दमोह, है ना। ये वाले क्षेत्र कहाँ आ जाएंगे, हमारे बुंदेलखंड में। फिर हमने नीचे क्या लिखा है, मालवा का पठार। तो हमें पता है यहाँ से फिर यहाँ तक जो है मालवा का पठार आता है, ये पूरा का पूरा, ठीक है। ये पूरा बेल्ट कितना है, मालवा का पठार है, ठीक है। अब हम दूसरा कलर लेते हैं, वरना बहुत ज़्यादा जॉइंट हो जाएगा। अरे ये क्या हो गया, एक मिनट, ठीक है। ठीक है। इसके बाद क्या पूछा है उन्होंने, रीवा का पठार, ठीक है। तो रीवा का पठार हम देख लेते हैं। ये देखो हमने ये बांट दिया था, ठीक है, ये बांट दिया था। अब यहाँ से जो है वो ये रीवा का पठार हो जाएगा, ठीक है। ये जो साइड में है ये रीवा का पठार हो जाएगा और फिर बचा हमारा नर्मदा घाटी, तो इसी की पैरेलल ये चलता रहेगा इस प्रकार से, ठीक है। ये जो है 5 भागों में हमने बांट दिया। फिर इसके बाद हम देखेंगे दूसरा उन्होंने एक टाइप लिया है, वो है सतपुड़ा का पठार। मतलब ये 5 और ये 6 और ये 7 है ना। इस प्रकार से जो मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन है वो 7 प्रकार से बांटा गया है। इनकी ये जो टाइप हैं ये नहीं बांटे जाते, ठीक है, इनको नहीं गिना जाता। अब सतपुड़ा हमने कई बार PYQ में करा है कि 3 भागों में विभाजित है। पश्चिमी साइड को बोलते हैं हम राजपीपला, मध्य साइड को बोलते हैं हम महादेव और फिर हमारे पूर्वी साइड को क्या बोलते हैं, मैकल, है ना, जो अर्धचंद्राकार में भी फैला हुआ है। हमने कई बार पढ़ लिया है। जैसे हम एक बार और देखें, देखो इस प्रकार से, ठीक है। अब हमने देखा ये सतपुड़ा है, सतपुड़ा नीचे से गया हुआ है, ठीक है, हमने देख लिया ऑलरेडी। इस प्रकार से ये बटा हुआ है ना। तो इसको बोलते हैं हम राजपीपला, इसको बोलते हैं हम महादेव, इसको बोलते हैं हम मैकलसरेडी, ठीक है। इस प्रकार से उसको याद करना है ना। हाँ, और पूर्वी पठार अकेले में क्या आ जाएगा, बघेलखंड का पठार, ठीक है। ये हो गए हमारे 7 प्रकार। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं मध्य भारत का पठार। ये अच्छा हुआ कि इस प्रकार से दिया हुआ है कि मध्य भारत पठार कौन कौन सा एरिया लिया गया है। ये देखो ये इतना पूरा क्या हो जाएगा, मध्य भारत का पठार, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है, मतलब कि कितने प्रतिशत में ये फैला हुआ है। पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो 10.7% क्षेत्र में ये फैला हुआ है, ठीक है। ओके, अब देखो हमें ये स्थिति तो वैसे भी याद नहीं करनी। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो ये सबसे याद नहीं होगा, क्योंकि हम कम से कम 7 से 8 पठार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जानना बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको तो हो सके तो कैंसिल ही कर दो। अब देखो मध्य भारत का पठार जो है मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 10.7%, ठीक है। ये हमने देख लिया। इसके बाद ये देखो कि ये जो चट्टानें हैं वो किससे निर्मित हैं, बिंद शैल समूह, अपरदन और नदियों के निक्षेप। मतलब कि यहाँ से कौन निकलती हैं, यहाँ से गंगा निकलती है यमुना भी निकलती है, फिर यहाँ से चंबल, केन, है ना। इस प्रकार की पार्वती, काली, सिंध, ये जब ये नदियाँ मिल रही हैं तो क्या होता है कि इनके निक्षेपों से, मतलब कि इनके जो सेडिमेंट्स हैं उनके कारण भी ये पठार का निर्माण हुआ है, ठीक है। ये बोला है। और चट्टान कौन सी पाई जाती है उसके कारण भी, उसका इरोजन जो हुआ है उसके कारण भी ये पठार निर्माण हुआ है, ठीक है, ऐसा बोला गया है उसमें। अब
इसका पठार का निर्माण मुख्यतः विंध्यन शैल समूह के अपर्दन और नदियों के निक्षेपों से हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। सेकंड, अब इसमें जिले कौन कौन से आते हैं वही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कौन सा है, ये भिंड, बीच में कौन सा है, ये मुरैना, और यहाँ पर है पश्चिम साइड हमारा, ये हम देखेंगे तो कौन सा है, शिवपुर। ठीक है, इसके बाद फिर कौन कौन से क्षेत्र ले रहे हैं, वो ग्वालियर और शिवपुरी। शिवपुरी कहाँ पर है, यहाँ पर, और ग्वालियर यहाँ पर। ठीक है, तो ये पांचों जो क्षेत्र हैं, साथ में ये नीमच कहाँ पर है, नीमच, ये वाला ये जो क्षेत्र है, इसको पूरा जो समूह है उसको क्या बोलते हैं, मध्य भारत का पठार। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। मैंने बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अब जैसा कि हम मानसूनों में पढ़ते हैं या वर्षा में पढ़ते हैं, हमने PYQ भी पढ़े हैं, तो हम पढ़ते हैं कि सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, भिंड में। कितने, 55 सेंटीमीटर बस होती है। मतलब यहाँ पर जो है 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्य ही बस वर्षा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर गर्मी अधिक होगी, है ना, ये रीज़न भी हो सकता है। और कर्क रेखा यहाँ से पास भी है, इस प्रकार से देखें तो, है ना। और वहाँ से यदि देखें तो हिमालय भी पास है, मतलब कि यहाँ पर ठंड भी अधिक होती है, गर्मी भी अधिक होती है। प्रायद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। प्रायद्वीपीय प्रकार की मतलब कि उतार चढ़ाव होता ही रहता है। एक तो यहाँ पर वर्षा कम होती है तो उस कारण से गर्मी भी अधिकता है ना। कर्क रेखा भी बिल्कुल समीप भी है। साथ में यदि हम ऊपरी साइड देखें तो हिमालय की अवस्थिति भी है। ठीक है, तो उससे भी क्लोजनेस है। अब देखो वहीं बोल रहा है कि जलवायु कैसी है, विषम जलवायु। ये तो फिर उसको हम अन्य नाम दे दें, क्या बोल दें, प्रायद्वीपीय प्रकार की जलवायु। प्रायद्वीपीय प्रकार की जलवायु, मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन दिया है ना, कि कौन से जो पठार है उसकी जो जलवायु है प्रायद्वीपीय प्रकार की है हमारे मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर यही है कि मध्य भारत पठार की जलवायु इस प्रकार की है। अब उसमें क्या होता है कि गर्मी के समय पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ठंड के समय पे बहुत अधिक ठंड होती है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पठार है जहाँ पर गर्मी अधिक होती है और ठंड भी बहुत अधिक पड़ती है, तो वो है हमारा मध्य भारत का पठार। ठीक है, इस प्रकार से हमें याद करनी है। और देखो वहाँ पे जब वर्षा कम होती है, कितनी होती है, 55 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होती है, तो क्या पेड़ बहुत ज़्यादा आर्द्रता वाले होंगे, नमी वाले होंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसे सूखे वाले होंगे जो हर कहीं हो जाते हैं। मतलब कि कैसे होंगे, शुष्क। शुष्क मतलब सूखे। ठीक है, कंटीले वन होंगे, झाड़ियाँ होंगी, पर्णपाती वन होंगे, मतलब कि जो अपने पत्ते गिराते हो, है ना। फिर इसके बाद कौन कौन से एग्जाम्पल, मतलब कि खैर, ये देखो ये जो हम PYQ है उसमें हम कर चुके हैं, है ना। मध्य भारत पठार में ऐसे कैसे कौन कौन से, जैसे साल सागौन यदि आपको ऑप्शन आ जाए तो क्या यहाँ पे पाए जाएंगे? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कटीले वन ही पाए जाते हैं। खैर पाया जाता है, हमने देखा ऐसे पूरी में खैर, है ना, उसका जो है कारखाना भी है। खैर, बबूल, पलास, ये जो इस प्रकार के पौधे हैं जो कम टेम्परेचर में भी हो जाते हैं, वही इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम मिट्टी देखें तो हमने मिट्टी कई बार पढ़ ली है, अधिक उपजाऊ भी रहती है। उपजाऊ ये मिट्टी इसलिए भी रहती है क्योंकि देखो सेडिमेंट्स आते हैं ना यहाँ पर, जैसे नदियों द्वारा बहा कर लेके आने वाले सेडिमेंट्स आते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे जो है ऑर्गेनिक जितने भी मैटर हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। तभी तो हम जैव मात्रिका बोलते हैं कि ये जो क्षेत्र है जैव मात्रिका है, मतलब कि यहाँ पर जो भूमि है बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी है क्योंकि यहाँ पर सेडिमेंट्स आते हैं रिवर्स के। ठीक है, ओके, जीव जंतु वगैरह के सेडिमेंट्स भी आ जाते हैं यहाँ पर, ये भूमि भी इम्पोर्टेंट है ना। तो कौन कौन सी यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है? एक जलोढ़ और एक कछारी मिट्टी। अब आपसे क्वेश्चन क्या आएगा कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा स्थान है जहाँ पर जलोढ़ या कछारी मिट्टी पाई जाती है? क्या वो मालवा है, क्या वो बुंदेलखंड है, क्या वो बघेलखंड है? तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? मध्य भारत का पठार। ठीक है, या फिर चंबल क्षेत्र या फिर ग्वालियर क्षेत्र, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब फसल कौन कौन सी होती है भाई? फसल भी उसी प्रकार से होगी, टेम्परेचर को भी देख के और मिट्टी को भी देख के। तो सरसों होता है, सरसों की हांडी कहा जाता है। मध्य भारत का पठार सरसों की हांडी कहा जाता है। फिर से मैं आपको रिवाइज कर दूं कि अब कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि सरसों की हांडी कैसे कहा जाता है, तो मध्य भारत का पठार। गेहूं की हांडी कैसे कहा जाता है? मालवा क्षेत्र। ठीक है, तो फसलें कौन कौन सी हैं? ज्वार है, सरसों है, तिल है, गेहूँ है ना। ये 4 प्रकार की फसलें हमें थोड़ी सी याद रखनी है यहाँ पर। ठीक है, ओके। नदियों की बात करें तो चंबल नदी है, यहीं से निकलती है, हमें पता है चंबल। फिर सिंध, काली सिंध, पार्वती, कुंवारी, सी, ये जो नदियां हैं, हम नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे, अपने आप आपको डायग्राम बन जाएगा। लेकिन अभी याद रखो कि कौन कौन सी निकल रही हैं। चंबल निकल रही है, फिर सिंध निकल रही है, फिर
काली सिंध निकल रही है, पार्वती निकल रही है, कुंवारी निकल रही है, सीप निकल रही है ना। अभी ये नदियाँ आप एज इट इज़ याद कर लो, आपको नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, हम नदियों के जब पार्ट में आएंगे तो हम उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आप इसको याद करके चलो कि हाँ इस प्रकार की जो नदियाँ हैं इस क्षेत्र में बहती हैं, ठीक है। सरसों की हांडी कहते हैं, हमने देख लिया। बीहड़ प्रभावित प्राकृतिक क्षेत्र है, मतलब कि इतने ज़्यादा खड्डे और खाई हैं यहाँ पर, नदियों के प्रकोप से ही इस प्रकार की सिचुएशन भी बन जाती है ना। इस प्रकार से बीहड़ है ये, है ना। और डाकू राज्य भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, हमने पढ़ा भी है ना। बीहड़ वाला क्षेत्र है ये, ओके ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ये देखो, जो मध्य भारत का पठार या ग्वालियर चंबल पठार है, इसी की बात कर रहे हैं, सिर्फ इसकी अभी, है ना। ओवरऑल नहीं देख रहे हैं हम। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, टोंगरा कहते हैं इसको, है ना। टोंगरा कहाँ पर है, यदि आपको ये डायरेक्ट आ जाए कि टोंगरा जो चोटी है वो कहाँ पर, किस जिले में है, तो शिवपुर जिले में है ना। या फिर उसकी ऊंचाई आ जाए तो 430 मीटर है, ठीक है। ये थोड़ा सा हमें मध्य भारत पठार के क्षेत्र में याद रखना था, है ना। अब हम दूसरा पठार पढ़ने से पहले हम इसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि बिना रिवाइज करे हम आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। अब देखो, हमने सरल प्रकार से देख लिया, यहाँ से करके रेखा निकलती है, ठीक है, करके रेखा निकली, है ना। इसके बाद ऊपर कौन सा है, हिमालय क्षेत्र है, ऊपर हिमालय क्षेत्र है। तो हमें पता है, ये देखो ये भूभाग कितना है, 10.7% है इसका क्षेत्रफल एरिया, ठीक है। इसके बाद इसकी जलवायु किस प्रकार की होगी, यहाँ से तो करके देखा है, और यहाँ से हिमालय है उत्तरी क्षेत्र से, तो ठंड में तो बहुत ठंड होगी, है ना, और गर्मी में बहुत गर्मी होगी। मतलब कि क्या है, विषम जलवायु हुई, या फिर हो सकता है इसी को क्या बोलते हैं हम, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, है ना। यहाँ पर किस प्रकार की वर्षा होती है हमें पता है, 50 से 75 सेंटीमीटर होती है ना। तो कम वर्षा होती है, तो उसी प्रकार के क्या पाए जाएंगे, पेड़ पौधे। तो खैर, पलास, इस प्रकार के जो बबूल, खैर, पलास के पौधे हैं, इस प्रकार के यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर नदियाँ निकलती हैं बहुत सारी, है ना। नदियों के बहाव और प्रकोप और निक्षेप के कारण यहाँ पर बहुत सारे सेडिमेंट इकट्ठे होते हैं। अब उनको, मिट्टी को क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी, मतलब कि जल के द्वारा उड़ा ली गई या ओढ़ दी गई मिट्टी, जलोढ़, ठीक है। फिर जल उड़ी हुई मिट्टी, फिर उसको बाद कछारी मिट्टी, मतलब कि हर साल यहाँ पर मिट्टी जमा होती है तो वो उपजाऊ हुई होगी, है ना। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, सरसों, इसके बाद ज्वार, उसके बाद तिल, इसके बाद गेहूँ, ये प्रमुख फसलें हैं इस क्षेत्र की, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। जय मातृका क्यों कहते हैं, और हाँ, यहाँ पे बीहड़ क्षेत्र है, मतलब कि चंबल द्वारा यहाँ पर बीहड़ क्षेत्र का निर्माण होता है, मतलब गड्ढे, है ना। इस प्रकार से हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। नदियाँ हमने देख ही ली हैं कौन कौन सी हैं, चंबल नदी है, फिर इसके बाद है पार्वती, काली सिंध, है ना, सीप, कुंवर, ये इस प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। कुछ छूटा तो नहीं, हमने सब पढ़ लिया है, हाँ हमने सब पढ़ लिया है, ओके। सरसों की हांडी कहते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम दूसरा देखेंगे, क्या आया है, बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। बुंदेलखंड का पठार कहाँ पर है भैया, लोकेशन में देख लो। सबसे पहले लोकेशन में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर ये इतना क्षेत्र है, मतलब यहाँ पर दतिया आ जाएगा, थोड़ा सा क्या आ जाएगा, ग्वालियर भी आ जाएगा, फिर यहाँ पर निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, है ना, और यहाँ पर सागर, सतना, रीवा, है ना, सॉरी रीवा नहीं आएगा, दमोह, सागर, ये आएंगे क्षेत्र, है ना। अब हमने लोकेशन देख ली, अब उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसके साइड आइड क्या रहते हैं। देखो, यदि बुंदेलखंड के नीचे कोई पूछे कि क्या है, बुंदेलखंड के साइड में तो हमें पता है इस प्रकार से, ये कौन सा क्षेत्र है, ये हमारा मध्य भारत का पठार। नीचे इधर इस साइड में ही थोड़ा सा क्या है, मालवा क्षेत्र, बगल में कौन सा है, रीवा, पन्ना का पठार। अब यदि सिचुएशन पूछ ले कि कहाँ पर कैसी स्थिति है उसकी, तो उसको हम बता सकेंगे। मध्य भारत के पूर्व में क्या है, ये जो है मध्य भारत पठार के पूर्व में है, मतलब कि ये जो मध्य भारत का पठार है यहाँ पे ऐसा, इसके पूर्व में क्षेत्र में ये अवस्थित है, ठीक है। अब फिर क्या लिखा है, रीवा पन्ना क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में है। रीवा पन्ना क्षेत्र कहाँ पर है, इस प्रकार से फैला हुआ है, तो ये उत्तर और ये पश्चिमी साइड तो फैला हुआ है, तो इस प्रकार से उसकी अवस्थिति दे रखी है। फिर
निर्माण कैसे हुआ है कि बुंदेलखंड पठार का निर्माण नीच चट्टानों के अपरदन से हुआ है। अब कभी आपको पूछ ले कि किन चट्टानों से हुआ है, तो नीच चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। वहीं हमने जब मध्य भारत का पठार पढ़ा था तो उसमें विभिन्न प्रकार की चट्टानें और साथ में नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से उस पठार का निर्माण हुआ है, हमने पढ़ा था। ठीक है, ओके। उसमें जब हमने देखा था कि क्षेत्रफल कितना है 10.7। अब बुंदेलखंड का क्षेत्र, उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 7.7%। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी ये पूछ सकता है कि कौन सा पठार जो है बहुत बड़ा है, कौन सा पठार सबसे छोटा है ना। तो उस प्रकार से ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इसको याद रखें। हमने क्षेत्र देख ही लिए हैं, कौन कौन से हैं। दतिया है, सागर है, अशोकनगर है, टीकमगढ़ है, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना। ठीक है, ये जो क्षेत्र है, देखो मैंने आपसे वही बोला था कि सबसे पहले आप मैप को याद करो कि जिलों की अवस्थिति किस प्रकार से कैसी है। मान लो मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ करा, तो आपको बिल्कुल इमेज बन जानी चाहिए कि कौन सा जिला इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। तो आपको ज्योग्राफी और अच्छे से समझ में आएगी। आप जब किसी और जिले की या किसी और राज्य के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले वो उसकी जब अवस्थिति जैसी है वो पहले पढ़ लो। पहले राज्यवार देख लो कि अगल बगल कौन से राज्य हैं, फिर देखो कि जिले किस प्रकार से उसमें समन्वित हैं। आपको जिले से क्वेश्चन आएगा तो फिर आप कम से कम उसको एलिमिनेट कर पाओगे कि नहीं, इस प्रकार की जलवायु इस जिले में नहीं पाई जाती, तो इसका आंसर ये हो नहीं सकता है ना। तो ये फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, अब देखो हमने जिले देखिए टीकम, पन्ना, छतरपुर, सागर, है ना। फिर इसके बाद जब हम जलवायु की बात करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी होती है और शीत ऋतु में अधिक ठंडी। मतलब कि इसी का प्रकोप है इसके साथ, ये भी उत्तर ही दिशा में है ना। मतलब कि इसी प्रकार से है कि गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में अधिक ठंडी, लेकिन इसके कंपैरिजन में मध्य भारत के पठार के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम। ठीक है, ओके। क्योंकि यहाँ पे वर्षा थोड़ी सी ज़्यादा होने लगती है, जहाँ की हमने यहाँ पे पढ़ा था कि 50 से 75 सेंटीमीटर, यहाँ पर जो है यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ जाती है। कितनी है, 75 से 100 सेंटीमीटर, है ना। जब हम बांटेंगे जलवायु के हिसाब से या फिर टेम्परेचर के हिसाब से, तो हम देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र है 50 से 75 आ जाएगा। यहाँ से फिर ये आ जाएगा कितना, 75 से 100। फिर यहाँ पर जो क्षेत्र है कितना आएगा, 100 से मान लो 100 से 120 मान लो ये। और ये वाला जो बेल्ट है ये सर्वाधिक है, 125 से अधिक हो जाएगा या 150 से अधिक। ठीक है, हाँ। तो हम क्या देख रहे हैं, बुंदेलखंड के पठार में किस प्रकार की सेंटीमीटर में वर्षा होती है, 75 से 100। ओके, हमने क्या देख ली, यहाँ पे वर्षा देख ली। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर वन। ठीक है, तो खैर और बबूल, पलाश ये भी लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ क्या ऐड होता जाएगा, जैसे तेंदुपत्ता, महुआ, है ना। यहाँ पर पेड़ पौधे थोड़े से अधिक मात्रा में पाए जाएंगे, क्योंकि हमने देख लिया यहाँ पर वर्षा की मात्रा थोड़ी सी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है इस एरिया में। ठीक है, मिट्टी की बात करेंगे, हमने मिट्टी PYQ में भी समझाते गए थे। यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, मिश्रित मिट्टी। देखो हम फिर से एक डायग्राम बना देते हैं या फिर इसी डायग्राम में समझा देते हैं आपको। देखो इस क्षेत्र में कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती थी, यहाँ पर हमने देख लिया था जलोढ़ मिट्टी या फिर कछारी मिट्टी। ठीक है, यहाँ पर कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर भी काली मिट्टी ही पाई जाती है, और यहाँ पर कौन सी पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है ना, यहाँ पर कौन सी पाई जाएगी, लेटेराइट मिट्टी। ओके, लेकिन जब हम बघेलखंड जाएंगे तो कौन सी पाई जाएगी, लाल और पीली मिट्टी। और वहीं बुंदेलखंड में जब यहाँ पर लाल पीली मिट्टी मिल रही, यहाँ पर अन्य प्रकार की मिट्टी मिल रही, तो ये जो क्षेत्र हो जाएगा ये मिश्रित मिट्टी का हो जाएगा। मतलब कि लाल पीली, है ना, हर प्रकार की, काली मिट्टी भी है क्योंकि मालवा क्षेत्र से भी संबंध रखता है, मतलब हर प्रकार की मिट्टी का मिक्स्ड हो जाएगा, है ना। जलोढ़ मिट्टी भी होगी, काली मिट्टी भी होगी, लाल मिट्टी भी होगी, पीली मिट्टी भी होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्षेत्र मिश्रित मिट्टी का हो जाएगा, लाल और काली मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद फसलें कौन कौन सी होंगी, देखो वहाँ पर कौन कौन सी होती थी, वहाँ पर सरसों होता था, ज्वार होता था, गेहूँ होता था, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा क्या आएगा, गेहूँ, ज्वार, तिल, यहाँ पर भी यही है। ठीक है, इसके बाद प्रमुख नदियों की बात जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर कौन कौन सी थी, हमने देखा था चंबल क्षेत्र था यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हमने पार्वती, काली सिंध, है ना, क्वार और सीप नदी देखी थी। बट यहाँ पर केन नदी भी आ जाएगी, है ना, केन आ जाएगी, बेतवा आ जाएगी। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है बेतवा,
है ना, क्योंकि बुंदेलखंड की जो गंगा बोली जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट नदी है बुंदेलखंड की, वो है बेतवा। ठीक है, दशान नदी उसी की जो है सहायक नदी है, तो उसको भी लेंगे हम। उर्मिल नदी छतरपुर की बहुत इंपॉर्टेंट नदी, फिर जामनी नदी और फिर सिंध नदी, इस प्रकार की आ जाएंगी। ठीक है, हाँ। अब इसमें खनिज भी उपलब्ध है। अब हमने मध्य भारत पठार में खनिज क्यों नहीं पढ़ा था, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा खनिज जो भी इम्पोर्टेंट है वो नहीं पाया जाता। यहाँ पर कौन सा पाया जाता है, हीरा। हीरा कहाँ पाया जाता है, पन्ना, और पन्ना के साथ साथ छतरपुर में पाया जाता है हिनौता मझगांव, हिनौता में हमने पढ़ा था, है ना। हाँ, इसके बाद चूना पत्थर कहाँ कहाँ पाया जाएगा भैया, चूना पत्थर हमने देखा है कटनी, थोड़ा सा क्षेत्र कटनी ले लो, और बाकी एरिया भी है जहाँ पे कहीं ना कहीं छोटी छोटी मात्राओं में पाया जाता है। ठीक है, भले ही कटनी इसको अंतर्गत तो नहीं आएगा, लेकिन चूना पत्थर यहाँ पे भी पाया जाता है। ठीक है, ओके। फिर बुंदेलखंड में क्या इम्पोर्टेंट है, देखो जो हमने सिद्ध बाबा की चोटी वहाँ पर नहीं पढ़ी थी, मध्य भारत के पठार में नहीं पढ़ी थी, वो यहाँ पर इसके अंतर्गत आ जाएगी दतिया में, है ना। कितनी है उसकी लंबाई, जो हम देखें तो 1172 मीटर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोंगरा आए ना आए, ये सिद्ध बाबा की चोटी हमेशा पूछी जाती है। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं कि टोंगरा हमने पढ़ ली, लेकिन सिद्ध बाबा जो चोटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जाता है, हमने PYQ में भी देखा था। या फिर हो सकता है कि चोटियाँ दी हुई यहाँ पर, जैसे धूपगढ़ चोटी है ना, टोंगरा चोटी, और फिर सिद्ध बाबा चोटी, सिगार चोटी, फिर आपको वो सही जोड़ी में बना के दे दी कि उसका स्थान क्या है, तो इस प्रकार से वो फंसा सकता है। इसीलिए अच्छा है कि हम यहीं की यहीं याद कर ले उसको। ठीक है, फिर बेतवा नदी हमने उसके लिए बात कर ही ली है कि वो बुंदेलखंड की गंगा कही जाती है। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र भी बुंदेलखंड है ना। ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। केन बेतवा लिंक परियोजना पड़ी होगी, उसको भी ध्यान में रखकर ये परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है ना। सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, बुंदेलखंड का पठार। अब इसके बाद हम दूसरा क्या देखेंगे, बुंदेलखंड पठार में झांसी और सागर के मध्य समतल प्रदाय, मतलब कि पैन जो मैदान है, प्लेन मैदान पाए जाते हैं, और वहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन मैंने अपने टेस्ट सीरीज में भी दिया हुआ है कि छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती हैं, उनको क्या बोलते हैं, टोर, है ना, टोर बोलते हैं उनको। मतलब कि यहाँ पे समतल प्रकार के जो मैदान है वहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती हैं, उनको टोर कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इतना लेक्चर समझ में आया होगा। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है, एक पढ़ लिया हमने मध्य भारत का पठार, एक पढ़ लिया हमने बुंदेलखंड का पठार, ऊपर का जो जितना भी क्षेत्र था वो हमने पढ़ लिया। अब हम मालवा पठार पढ़ेंगे, साथ साथ फिर रीवा पन्ना और फिर नर्मदा क्षेत्र, ये कम ही बचे होंगे, लेकिन अभी हमने दो दो पढ़ लिए हैं। देखो धीरे धीरे रिवाइज करो इसको, एकदम से आप उसको पूरा इनहेल करोगे, किसी भी चीज़ को ज़्यादा आती में करोगे तो आप सब भूल जाओगे, है ना। आपका ये पहली बार है, मतलब आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो अच्छा ये है कि सबसे पहले जिले याद करो, उसके बाद जो हमने बताया कि इस प्रकार से इसको बांटते हैं वो याद करो, है ना। फिर इसके बाद एक एक विशेषताएं देखो एक एक क्षेत्र की, है ना। जब आपको ये याद हो जाएगा फिर आपको दूसरे विषय भी देखने हैं। हम धीरे धीरे इस प्रकार से कर लेंगे, जैसे हमने पॉलिटी का 1 पार्ट किया है वैसे ही हम ज्योग्राफी का पार्ट वाइज करके इसको कंप्लीट करा देंगे, है ना। ये बहुत इजी है और बहुत इसमें मज़ा भी आता है इस सब्जेक्ट में पढ़ने में। इसीलिए अभी आप ये जो 2 हमने पठार पढ़ाए हैं, एक बुंदेलखंड का पठार हो गया और एक कौन सा हो गया हमारा मध्य भारत का पठार, उसको याद करना है आपको। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और मैं सफल रही होंगी आपको समझाने में। फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।